गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हमने जितना भी अभी तक कंप्लीट कोर्स किया हुआ है उसे आप अपने रजिस्टर में लिख करके और उसकी या तो फोटो खींचकर मुझे सेंड कीजिए या फिर आप स्कूल में आकर के अपने रजिस्टर को चेक करवाइए। जो भी बच्चे स्कूल में आ रहे हैं वे भी ध्यान दें, वे अपने रजिस्टरों को कंप्लीट करके लेकर आएं। जितना भी हमारा रिटर्न वर्क कंप्लीट हो चुका है वो सब आपके रजिस्टर में होना चाहिए। जो नोट्स के माध्यम से आप बना रहे हैं वो क्वेश्चन आंसर भी उसमें लिखे हुए होने चाहिए। जितना आप लर्निंग करते जा रहे हैं उसकी वीडियोस भी बना करके मुझे सेंड कीजिए। तो बिजनेस स्टडी में अब तक हमारा कितना कोर्स हो चुका है एक बार हम वो देख लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट से लेकर के तो चैप्टर हमारा 8 कंट्रोलिंग, यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स है। तो इसमें यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है या कोई चैप्टर क्लियर नहीं है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो वो आप मुझे या तो मैसेज दे करके या फिर पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। मुझे आपका रिटर्न वर्क कंप्लीट चाहिए। जितना भी आपने लिखा हुआ है उसकी फोटोज जरूर सेंड कीजिए क्योंकि उसके हिसाब से आपकी इंटरनल मार्किंग भी की जाएगी। तो ये 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर के नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन सब के नाम जो हिंदी में है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्रबंध की प्रकृति और महत्व, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांत, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट व्यवसायिक पर्यावरण, चैप्टर 4 प्लानिंग मतलब नियोजन, 5th ऑर्गेनाइजेशन संगठन, 6th चैप्टर स्टाफिंग मतलब नियुक्तिकरण, 7th डायरेक्टिंग निर्देशन, 8 कंट्रोलिंग नियंत्रण। ये जो 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, इनमें से कई चैप्टर आपको क्वार्टरली एग्जाम में भी आए हैं स्टार्टिंग के, और उसके बाद में हाफ ईयरली में भी आपसे इसी चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट समझिए और उन्हें आप लर्न करते रहिए, क्योंकि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस हैं, वे आपको पूरे कोर्स में से छांट कर दिए जा रहे हैं। मतलब वो कितने इम्पोर्टेंट है इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है वो है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस मतलब बिजनेस में जितना भी हम वित्त लगाते हैं या बिजनेस में हम जहां से भी वित्त की व्यवस्था करते हैं उन सब के बारे में यहाँ पे हम डिटेल में समझ रहे हैं। तो ये चैप्टर हमारा अभी कंटिन्यू है। तो आइए इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 9 बिजनेस फाइनेंस में हम इसका इंट्रोडक्टरी देख चुके हैं। मीनिंग, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसकी डेफिनेशंस भी मैंने आपको लर्न करने के लिए दी हुई है। इसके बाद स्कोप और रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके भी पॉइंट्स देख चुके हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके भी पॉइंट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। आप यदि चाहें तो अपनी पुरानी वीडियोस देख करके और उसे और समझ सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रबंध का महत्व, जो वित्तीय प्रबंध है उसका बिजनेस में कितना इम्पोर्टेंस होता है, इसके भी पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न करना है। फाइनेंशियल फंक्शंस में ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, फाइनेंशियल जो मैनेजर होता है उसके क्या फंक्शंस होते हैं, इनको अभी आपको बहुत अच्छे से करना है 7 पॉइंट पूरे। इसके बाद हम देख रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन से हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन मतलब वित्तीय निर्णय। जो फाइनेंस के संबंध में हम डिसीजंस लेते हैं, निर्णय लेते हैं, वही यहाँ पर हम देखेंगे। A finance manager is supposed to take many business decisions from time to time due to the fast changes in modern industry and business world. These decisions involve decisions regarding finance which are necessary for the growth of business. If proper financial decisions are not taken, then it may adversely affect the growth of business and raise a question on the survival. The financial decisions are of 3 types: investment decision, financing decision, dividend decision.
इस चार्ट को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये जो प्लांट बताया हुआ है इसमें फाइनेंशियल डिसीजन लिखा हुआ है जो कि बेस में है, और इसके 3 ब्रांचेस बताई गई है जो कि फाइनेंशियल डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन के नाम से यहाँ पे बताई है। तो इन ब्रांचेस को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन के आप बना सकते हैं बाय डायग्राम, मतलब डायग्राम के थ्रू आप उसे ज़्यादा अच्छे से लर्न करने के लिए अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लर्निंग भी इजी हो जाएगी और उसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको लर्निंग में भी आएगा। तो इस प्रकार से अब फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है। जब वर्तमान हमारा औद्योगिक और वाणिज्यिक युग तेजी से आर्थिक वातावरण में चेंज हो रहा है, तो ऐसे में एक ऐसे वित्तीय प्रबंधक या जो एक मैनेजर होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिजनेस में विकास के लिए हम वित्तीय निर्णय किस प्रकार से लें, तो उसके लिए एक मैनेजर होगा जो कि यह कार्य करता है। उचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए बिजनेस को अपना अस्तित्व बनाए रखना बहुत जरूरी है। बिजनेस को अपना अस्तित्व इसलिए बनाए रखना है क्योंकि जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो वह अपने जो बिजनेस जब हमने स्टार्ट किया है तो शुरुआत से पूंजी ही इस उद्देश्य से लगाई जाती है कि हम काफ़ी लंबे समय तक अपने बिजनेस को करेंगे और उसे बढ़ाएंगे, इसीलिए उसके अस्तित्व को बनाए रखना आवश्यक है। बिजनेस के जितने भी डिसीजंस होते हैं वे सब मैनेजर के द्वारा लिए जाते हैं, और जो फाइनेंस के डिसीजन होते हैं वो भी जो फाइनेंस मैनेजर होगा उसके द्वारा ही लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो 3 तरह के इसमें डिसीजन लिए जाएंगे वो होगा, पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब कितना हम विनियोग करें, कितना पैसा इन्वेस्ट करें, तो विनियोग का निर्णय। दूसरा है हम इसकी फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंस की व्यवस्था कहाँ से करें और कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं जो हमें कम ब्याज दर पर लोन के रूप में पैसा दे रही है या हमें वित्त की सहायता कर रही है, तो फाइनेंसिंग डिसीजन भी लेना। और डिविडेंड डिसीजन मतलब लाभांश के निर्णय। लाभांश आप सभी लोग जानते होंगे, जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है बिजनेस का, उस प्रॉफिट में से जब हम डिविडेंड के रूप में अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने सबऑर्डिनेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर हम अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो होगा डिविडेंड की अमाउंट। तो डिविडेंड के डिसीजन लेना भी एक फाइनेंशियल डिसीजन के अंतर्गत ये आता है, और यह लेने का कार्य फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से ये चार्ट और ये 3 पॉइंट्स आपने देखे। अब हम इसको एक एक पॉइंट को यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो था टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, द डिसीजंस विच आर टेकन बाय finance manager after evaluating various options available for investing the scarce resources of the organization are called as investment decision. As resources can be put to many uses, thus the managers need to be vigilant to many options available. The investment is required to be done in fixed and current assets both. Hence, the investment decision are of 2 types. First, capital budgeting decision or long-term investment decision, and second, working capital decision or short-term investment decision. जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं वह विनियोग के निर्णय या जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, जितने भी विकल्प हैं जिनमें हमें निवेश करने के लिए वित्तीय प्रबंधकों को डिसीजन देने के लिए हम उन्हें परामर्श भी देते हैं, मतलब मैनेजर्स उन्हें समय समय पर गाइड करते हैं, उन्हें विनियोग निर्णय भी कहा जाता है। इसका जो संबंध होता है वह जो जितने हमारे फंड्स हैं, कोष हैं, उनके विनियोग से या उनके इन्वेस्टमेंट से भी है। जितनी हमारे यहाँ फिक्स्ड असेट्स है उनमें विनियोग जो हम करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस निर्णय को जो पूंजी का बजट निर्णय भी कहा जाता है। मतलब हमने कितनी कैपिटल लगाई है और तो उसमें कैपिटल बजटिंग डिसीजन और या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब लंबे समय के लिए
दीर्घ समय के लिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उस नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें जितनी भी प्रस्तावित पूंजी होते हैं उनके जो हम मैनेज करते हैं, उनको विचार करते हैं और जो सर्वोत्तम नियोजन की योजना होती है, इन्वेस्टमेंट की प्लान होती है, उसको क्रियान्वित करने के लिए हम डिसीजन लेते हैं। यह जो डिसीजन होगा वो उसकी सब प्लान्स जो होते हैं उनको किस तरह से विस्तार किया जाए, उनका परिवर्धन किया जाए, मतलब इंक्रीजमेंट किया जाए, उनको पुनर्संगठन किया जाए, फिर से उन्हें बनाया जाए, या फिर हम शोध करें या रिसर्च करें, उसका डेवलपमेंट करें, इन सब से भी संबंध रखता है। जितने भी हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं उनके निर्णयों को अंतिम रूप देते समय तक तो हम पूरी तरलता का ध्यान रखेंगे, रिस्क का ध्यान रखेंगे, उसमें हम कितनी लाभदायकता प्राप्त कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, इन सबको हमको संतुलित रखने का कार्य भी करने के लिए हमें पहले यह ध्यान रखना होगा कि इन सब के बीच में हम आपस में कोऑर्डिनेट भी कर सकें, मतलब आपस में हम इनको बैलेंस्ड रखें, उनको संतुलन बनाए रखें। तो इस प्रकार से जब जितने भी हमारे पास उपलब्ध अल्टरनेटिव्स हैं उनमें जो सर्वाधिक उचित विकल्प है, जो सबसे बेस्ट हमारे पास चुनाव करने के बाद सामने आता है, तो बहुत ही सावधानी से उसका एनालिसिस करने के बाद हमें उसका निर्णय लेना चाहिए। तो जो हमारे दीर्घकालीन या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट होते हैं तो उसमें जो हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन और कैपिटल बजटरी डिसीजन, ये दो डिसीजन इसमें मेन लिए जाते हैं। तो दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म के जो हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट के डिसीजन, उसमें हम लंबे समय तक के लिए जिन संपत्तियों का उपयोग करने वाले हैं उन संपत्तियों पर उसमें हम पैसा लगाते हैं। तो जैसे हमने बिल्डिंग खरीदी, प्लांट खरीदे, जो हमने मॉडर्नाइजेशन किया हमारे फैक्ट्री का, जो नए नए हमने जो भी मटेरियल होता है वो खरीदा, नई टेक्निक्स को परचेस किया, जो हमारे बिजनेस की नई नई ब्रांचेस बनाई गई है उन्हें जब हमने लगाया है या एस्टेब्लिश किया है, तो ये सारी चीज़ें उसमें लॉन्ग टर्म असेट्स में या इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड की जाती है। दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म विनियोग का निर्णय जो है वो एक वित्त प्रबंधक को बाजार में जितने भी उपलब्ध विकल्पों की लागत है या कॉस्ट है उसमें लाभप्रदता मतलब किसका हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसका कंपैरिजन करना, मतलब तुलनात्मक अध्ययन करना और उसका एनालिसिस करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये डिसीजंस जो होते हैं वो उपक्रम की लंबे समय तक की अर्जन शक्ति को प्रभावित करते हैं, मतलब कितना हम अर्न कर पाएंगे, तो इसका पहले से अनुमान भी लगाना होता है। इसे ही पूंजी बजटिंग के रूप में भी देखा जाता है। जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन है मतलब जो हम कम समय के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, उसमें विनियोग का निर्णय का संबंध जो है वो उपक्रम की जो कैश है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, इनके इन्वेस्टमेंट से रहता है। इसमें जो वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करना होता है उसमें हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास कितना कैश रखने की अवेलेबिलिटी है, मतलब हम कितना कैश अपने पास में रख करके अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकते हैं या उस पूंजी को हम निर्माण कर सकते हैं, जो कि हमारे रूटीन वर्क के जो हमारे सारे खर्चे होंगे उनका भी इसमें पूरा इंक्लूड हो जाए, मतलब उनकी कभी हमें कहीं कमी ना हो और हम पूरी तरह से ऐसा शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा पाएं जो कि हमें लाभ प्रदान करे और हमें समय रहते ही उसकी पूर्ति भी हो जाए। तो इस प्रकार से वर्किंग कैपिटल या जो हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल है या जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हम इस तरह से तरलता बनाकर रखें कि जो हमारी कैश की पूर्ति है वह भी आसानी से होती रहे और हमारी दूसरी संपत्तियां भी उससे प्रभावित न हो। तो इसलिए इसमें जो शॉर्ट टर्म हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हमें जो हमारी वापस प्राप्त होने की तरलता है या लिक्विडिटी है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारी लाभप्रदता प्रभावित न हो।
इस प्रकार इसमें जो तरलता के साथ लाभप्रदता का भी पूरा ध्यान रख करके यदि हम कैपिटल के डिसीजन लेते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेते हैं तो उससे हम बिजनेस को काफी लाभ पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, यहाँ पे इन पॉइंट्स के बारे में समझाया हुआ है। द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर फर्स्ट, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। When huge funds are invested by a firm in any project, the firm expects a reasonable amount of cash flow to fulfill day-to-day necessities. Hence, a firm should choose that option which ensures sufficient cash flow. जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है या जो एक विशेष कार्य होता है उस विशेष कार्य में हमें कैश फ्लो मतलब जो हमारा रोकड़ प्रवाह होता है उसकी नियमितता होनी चाहिए। जो फर्म के एक्सपर्ट्स होते हैं वे इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि जो बड़ी धनराशि है उसका विनियोग हम किस स्थिति पर करें या कौन से ऐसे पॉइंट पर करें जो कि हमें बहुत लंबे समय तक प्रॉफिट देने वाला हो। प्रतिदिन की जो वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम नियमित धनराशि अर्थात जो कैश फ्लो होता है उसकी अपेक्षा करते हैं। तो जिस विकल्प में अधिक हमारा रोकड़ प्रवाह होगा, लंबी अवधि तक प्राप्त होने वाले उसके हमारे प्रॉफिट होंगे या अवसर होंगे, उसी का चयन किया जाता है। तो हम किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए किस तरह से अपनी कैश फ्लो रखें या कैश फ्लो का डिसाइड करें कि जिससे हमें बिजनेस में पैसों की कमी भी महसूस ना हो और ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हमारे पास कैश हाथ में रहे। तो दोनों ही चीजों को बैलेंस करके हमें प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही कैश की व्यवस्था भी करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न। The investment project which generates maximum returns will be chosen by a firm. For example, if from option A return is 50% and from option B it's 20%, then here option B will be chosen. हमें किस दर से वापसी भी होगी इसका भी इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखना रहेगा। जो भी प्रोजेक्ट के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें हमें जो रिटर्न की रेट है वो क्या है, ये हमें यहाँ एक एग्जांपल के द्वारा बताया गया है कि ए में यदि हमने इन्वेस्ट किया है ए ऑप्शन में तो उसका हमें रिटर्न मिलता है 15% एंड बी का रिटर्न मिलता है 20%। तो निश्चित रूप से जिसका हमें ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न प्राप्त हो रहा है उसी पर हम इन्वेस्ट करने के लिए सजेस्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है रिस्क इन्वॉल्व। Risk associated with a different option do vary before arriving at the final decision. The risk involved in all options must be carefully analyzed. जो हमारी जोखिम की मात्रा है, जो हम रिस्क लेते हैं, उसमें निवेश कितना करें, इन्वेस्टमेंट और रिस्क दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू माने जाते हैं। जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें जो सभी विकल्प हैं उनकी जोखिम कम से कम अधिक मात्रा अवश्य ही शामिल कम जोखिम की मात्रा शामिल होनी चाहिए। एक जो फाइनेंस मैनेजर होगा उसके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा उसको लेते समय वो ये बात पर विशेष रूप से ध्यान देगा कि वो जितनी रिस्क लेकर के कार्य करेगा उसके लिए उतनी ही डिफिकल्टी होगी। इसलिए जोखिम की मात्रा कम रख करके और अपने डिसीजंस को लेने चाहिए, क्योंकि यदि विश्लेषण कर लिया उन्होंने और उसमें पता चल जाता है कि इसमें रिस्क ज्यादा है, इससे हमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो वे वहां के इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिले कर सकते हैं या रोक सकते हैं। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। There are many factors that needs to be analyzed before taking any decision regarding investment. For example, the amount of investment, rate of return, risk, cash flow, interest rate, etc. इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या रखा जाए, मतलब किस मापदंड के अनुसार इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो होगा उसके डिसीजन लेने के लिए
जो विभिन्न प्रस्ताव होते हैं उनका वैल्यूएशन किया जाएगा। जो कैपिटल बजटिंग है उसकी टेक्निक का भी प्रयोग करके, और जो प्राप्य और संभावित प्रतिफल है, मतलब जो हमें रिटर्न में प्राप्त हो रहा है उसे, रिस्क की जो हमारी मात्रा है उसे, कैश फ्लो की जो नियमितता है या नहीं, मतलब हमें समय पर कैश प्राप्त होगा कि नहीं। इसके अतिरिक्त कई मापदंड और होते हैं जो उचित विकल्प के लिए चयन में हमें काफ़ी सहयोग करते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को भी विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे, ये पॉइंट हमारे जो हम फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे, जो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय जो हमें ध्यान रखना है या जो उसे प्रभावित करने वाले तत्व हैं, उनके पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट जो इसके मेन पॉइंट है वो है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशिंग डिसीजन मीन्स जो वित्त के संबंध में हम निर्णय लेंगे। After taking the investment decision, the finance manager need to answer the question that how to require amount to be raised and from which source it is to be raised. The answer relates to finding the sources for a firm, which may either be shareholders, funds or borrowed funds. Thus, financing decisions involve decisions regarding determination of sources of finance, amount to be raised from each sources and the cost of each source of finance. The shareholder funds here refers to an equity shares, capital and retained earning. Borrowed fund refers to amount raised through debentures or other forms of debts. The firm has to decide the proportion of equity and debt after evaluating various pros and cons. फाइनेंशिंग डिसीजन, ये निर्णय हम लेते हैं जो हमारी वित्त की पूर्ति है उसके निर्णय। जितना हमने कोष के जो फंड्स के जो इन्वेस्टमेंट के निर्णय के लिए हमने जो भी सोचा है, उसके लिए हम जितने भी हमारे जो रिजर्व्स बनाते हैं, फंड्स बनाते हैं, उनकी हम पूर्ति किन रिसोर्सेज से करेंगे और किस प्रकार किस मात्रा में उसे किया जाएगा। इस निर्णयों का संबंध अनुकूलतम जो पूंजी संरचना है, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, उसके आधार पर किया जाता है, जिसमें हम पूंजी के जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने स्रोत हैं, उनके जो इंटरनल रेशो है उनके बारे में भी हम डिसीजन लेते हैं। बिजनेस के इस्टेब्लिश के समय जब इस्टेब्लिशमेंट करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसी समय हम लॉन्ग टर्म जो हमारे फंड्स होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए हम शेयर कैपिटल जो होती है उसका इशू कर देते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, जिससे हमारे पास कैपिटल इकट्ठी हो जाती है। और उसके लिए हम जो हमारे अभिगोपम होते हैं, जो हमारे एजेंट्स होते हैं, उनकी सेवाओं का भी हम प्रयोग करते हैं। जो पहले से ही स्थापित उपक्रम है उसमें जो ऋण पूंजी है और समता पूंजी है, मतलब इक्विटी शेयर्स है या लोन के रूप में हम उचित अनुपात भी तय करते हैं। जो फाइनेंस मैनेजर होता है वह निर्णय जो लाभदायकता होती है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वर्तमान जो स्थिति होती है बिजनेस की, फाइनेंशियल पोजीशन होती है, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार जो हमारी कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट होगा उसकी क्या दशा है, यह देख करके भी कई निर्णय लिए जाते हैं। जो जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनकी नीति किस प्रकार की है, उनकी नीतियों को भी पहले समझ करके और उनके यहाँ से हम पैसा इन्वेस्ट करवाएं या हम वहाँ पे पैसा लगाएं, इसका भी निर्णय लिया जाता है। तो जो वित्त पूर्ति का निर्णय है उसे लेते समय भी एक फाइनेंस मैनेजर को जो हमारे फंड्स हैं उनकी कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। जो हम एज्यूम करते हैं संभावित जो होती है हमारे प्रॉफिट की रेट क्या होगी, और जो हमारे बिजनेस के जितने भी ऑनर हैं उनकी भी हमें दशाओं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब उनकी मनोवृत्तियाँ कैसी है, वे किस तरह से अपने पैसे को लगा करके और कितना रिटर्न वे चाहते हैं।
तो इसका भी हम बहुत निर्णय लेना मुश्किल होता है, क्योंकि फाइनेंस से संबंधित पूरी जो जानकारी होती है वो यदि सफिशिएंट जानकारी नहीं हुई तो उसके अभाव में बिजनेस उससे काफी प्रभावित होता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन, किस तरह से फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय हमें इन तत्वों को ध्यान में रखना है जिससे कि वे प्रभावित होते हैं। Various factors are affect the financial decision are as follows. A firm generally preferred the cheapest source of finance. Priority is given to option which ensure a sufficient cash flow. Complete control by the owner as due to issue of shares and control gets diluted. Selection of option with reasonable risk. Proper analysis of the capital market before issuing share in the market. इस प्रकार जो वित्त की पूर्ति करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं उसके जो प्रभावित करने वाले एलिमेंट्स हैं वो इस प्रकार होंगे कि हम मिनिमम कॉस्ट को जो है उसमें हम किस तरह से ऐसे सोर्स का चुनाव करें जिसमें हमें कम से कम कॉस्ट लगे और उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर पाए। जो उचित हमारी नगद प्रवाह वाले स्रोत हैं उनको हम प्राथमिकता दें। उपक्रम के स्वामियों का, जो बिजनेस के ऑनर्स हैं, उसका बिजनेस पर उचित कंट्रोल है या नहीं, यह भी ध्यान रखना चाहिए। जितने भी हमारे बिजनेस के जो शेयर होल्डर्स हैं या जो उसमें पैसा लगा चुके हैं उनका की भी क्या एटीट्यूड है, क्या वे उसे अपने एक्स्ट्रा मनी के रूप में लगाया हुआ है, वे लाभांश की कोई चाह नहीं रख रहे हैं, इसे भी ध्यान रखना होगा। जो सामान्य रिस्क होती है, जो जोखिम वाले प्रस्ताव होते हैं, उनका चयन किया जाना चाहिए या नहीं। संचालन की जो लागत है उसकी भी दर कम होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि संचालन लागत हमारी इतनी हो कि हमारी वित्त की व्यवस्था ही गड़बड़ा जाए। पूंजी की तेजी मंदी या जो फ्लक्चुएशन होता है, उच्चावचन होता है, उसका हम पूरी तरह से आकलन कर लें, क्योंकि मार्केट में जो कैपिटल अप डाउन होती है, जो शेयर्स के रेट कम ज़्यादा होते हैं, उससे भी बिजनेस बहुत ही प्रभावित होता है। इसलिए हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को लेते समय ये सब चीज़ों का विशेष महत्व होगा। तो इस प्रकार से ये 2 पॉइंट हम देख चुके हैं। अब 3rd पॉइंट है डिविडेंड डिसीजन। तो ये 3rd पॉइंट हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये 2 पॉइंट में आपको यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कॉल कीजिए या फिर आप मैसेज दे करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएं। तो अभी हम इतना ही करेंगे। ये 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना है और लर्न करना है। और यदि आप लर्निंग करते हैं किसी भी पॉइंट की तो उसकी वीडियोस जरूर बनाइए, क्योंकि यदि आप वीडियो की लर्निंग की वीडियो बनाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव एक पॉइंट के रूप में दिखेगा। तो इसलिए आप अलर्ट रहिए, अपनी स्टडी पर ध्यान रखिए, रेगुलर वीडियो देखते रहिए और मुझे बताइए। यदि आपको पूरा समझ में आ गया है तो भी बताइए, और यदि थोड़ा समझ में नहीं आया है तो भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए।